हिंद दोस्तों, तो हम लोग साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं और साइटोलॉजी में हम लोग लेक्चर 1 में बेसिक चीज़ को समझा था। जैसे वहाँ लेक्चर 1 में हम लोग सीखे थे कि सेल का खोज कब हुआ और किसके द्वारा सेल खोजा गया था। मतलब वहाँ पे डेड सेल और लिविंग सेल का बात हम लोग कर लिए थे पिछले वीडियो में लेक्चर 1 में। तो ये आपका है लेक्चर 2, साइटोलॉजी का लेक्चर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, कोशिका सिद्धांत से भी क्वेश्चन आते हैं, तो सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत को समझना बहुत ज़रूरी है और अच्छे से समझिएगा। मैं आपको प्रयास करूंगा बहुत अच्छे से समझाने का और बहुत इजी वे में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीका में समझाने का मैं प्रयास करूंगा और समझने का कोशिश भी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, सेल थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। सेल थ्योरी में जो फर्स्ट वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, आपको पता भी होगा कि फादर्स ऑफ साइटोलॉजी, हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि फादर्स ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को ही बोला जाता है। तो रॉबर्ट हुक कोशिका के डिस्कवर के साथ साथ ही एक सिद्धांत उनका था 1665 में ही कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हैं। ये आप लोग भी जानते होंगे, बचपन में आप लोग भी पढ़े हैं 8 क्लास में। बचपन में टीचर समझाते थे कि जैसे एक बिल्डिंग का निर्माण होता है छोटे छोटे ईंट पर ईंट जोड़ के, उसी तरह हमारा बॉडी का निर्माण होता है सेल बाय सेल से। एक या एक से अनेक सेल मिलके, मतलब सेलों का समूह से हमारा बॉडी का निर्माण होता है। तो बचपन का पढ़ाई भूलना नहीं है, ठीक है, बचपन का पढ़ाई भूल नहीं जाना रे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक का सिद्धांत क्या था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हैं, चाहे तो डेड सेल हो सकता है या तो लिविंग सेल हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हैं, या तो डेड सेल होगा या तो लिविंग सेल होगा। समझ गए? ये सिद्धांत किसका था? रॉबर्ट हुक का। कब दिया गया था? तो 1665 में, यानी कि 1665 में। चलिए आगे बात करते हैं 1824 में भी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डुट्रोचेट। इनका क्या सिद्धांत था? तो इनका सिद्धांत था कि सिमिलर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। कोशिका, एक जैसे कोशिका के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि टिश्यू किसे कहते हैं, यानी कि ऊतक किसे कहते हैं। तो कोशिका के गाइस देखिए, कोशिका के एक जैसा समूह होना चाहिए। जैसे में हम बता दें कि कोशिका का जो समूह होता है ए ही से समूह बनाएगा, इसमें बी नहीं आएगा। कोशिका के सिमिलर सेल होना चाहिए, मतलब एक जैसा सेल होना चाहिए, तभी ग्रुप बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे सेल्स हैं। क्या बहुत सारे सेल्स हैं? तो बहुत सारे सेल्स मिलके क्या निर्माण करते हैं? टिश्यू का निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करते हैं? टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। कोशिका के एक जैसे समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ये किनका सिद्धांत था? तो डुट्रोचेट का सिद्धांत था। कब दिया गया था? तो 1824 में सिद्धांत दिया गया था। समझ गए? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे है 1838, 1839। 1838 और 1839, इसको स्टार लगाइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो 1838 और 1839 में दो वैज्ञानिक थे। उन वैज्ञानिक के नाम था स्केलेडन एंड स्वान, एमजे स्केलेडन एंड टी स्वान, थियोडर स्वान। तो इनका स्टेटमेंट क्या था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। इनका कहने का मतलब था, लिखा हुआ है साफ वर्ड में, कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। इनका कहना था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हैं या तो सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। आप लोग तो सेल जानते होंगे, लेकिन सेल का प्रोडक्ट क्या होता है? तो सेल का प्रोडक्ट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे बोर्ड के पर लिखकर। देखिए, एक होता है सेल्स, ठीक है, सेल हो गया।
तो सेल जो होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो ये आगे बढ़ेंगे तो एक समूह बनाएंगे, समूह बनाएंगे ना, इसको बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो कोशिका के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि कोशिका के जो समूह को हम लोग ऊतक बोलते हैं, ऊतक तभी बनेगा जब एक जैसा सेल होगा। ठीक है, एक जैसा सेल्स होंगे। चलिए, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू आगे बनेगा टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम। ठीक है, टिश्यू सिस्टम से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ओएस, समझिएगा ना, ओएस मतलब ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम से बनेगा फिर एक बॉडी का निर्माण होगा, एक बॉडी का निर्माण होगा। तो यहां पे देख रहे हैं कि सेल हुआ हमारे बॉडी में, सेल से बना टिश्यू, और टिश्यू किसको कहते हैं ये आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो टिश्यू से बना टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, ओएस हम शॉर्ट में लिख चुके हैं। ठीक है, ओएस ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? बॉडी। तो इनका सिद्धांत था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं, सेल के प्रोडक्ट देखिएगा, ये सब सारे जो हैं इस सेल का प्रोडक्ट है, सेल का प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे हम लोग मिल्क लेते हैं तो मिल्क से भी कोई प्रोडक्ट बनता है ना, तो इसी तरह सेल से आगे ही क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, अब एक बाद में फिर चल के बॉडी का निर्माण होता है। तो इनका जो सिद्धांत था सबसे अच्छा सिद्धांत रहा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हैं और सेल का प्रोडक्ट से बने हैं। तो सेल का प्रोडक्ट ये तो सेल हो गया, और जितने भी टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी, ये सब क्या हो गए? आपका सेल का प्रोडक्ट हो गए, सेल का प्रोडक्ट हो गए, और बाद में क्या बना? एक बॉडी का निर्माण हुआ। तो ये पूछा जाता है यहां से कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, एक किसका सिद्धांत था? तो स्केलेटन एंड स्वान का सिद्धांत था। और मैं बताते चलूं यहां पे कि फादर्स ऑफ सेल थ्योरी, फादर्स ऑफ सेल थ्योरी लिख लीजिएगा, फादर्स ऑफ सेल थ्योरी, फादर्स ऑफ सेल थ्योरी किसको बोला जाता है? तो स्केलेटन एंड स्वान को, स्केलेटन एंड स्वान को, स्केलेटन स्वान को। ठीक है, तो फादर्स ऑफ मतलब कोशिका सिद्धांत के जनक कौन है? तो स्केलेटन एंड स्वान, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए इनको पिता कहते हैं क्योंकि इनका सिद्धांत सबसे बेस्ट था, इसलिए हम इनको बोलते हैं कोशिका सिद्धांत के पिता। कोशिका सिद्धांत के पिता जो है, पूछा जाता है एग्जाम में कि कोशिका सिद्धांत का पिता किसे कहा जाता है? तो स्केलेटन एंड स्वान को हम कहते हैं। शॉर्ट में भी नाम देता है एग्जाम में। ठीक है, तो शॉर्ट नाम भी याद रखना है। स्केलेटन एंड स्वान को क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत का पिता, यानी कि फादर्स ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे। आगे है यहाँ पे लिखा हुआ है फादर्स ऑफ सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के जनक या कोशिका सिद्धांत के पिता। तो किसे कहते हैं? स्केलेटन एंड स्वान को कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर्स ऑफ सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत के पिता किसे कहते हैं, तो याद रखिए एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, बेसिक सा चीज़ है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें है एक सिंगल सेल। हम बता दें आपको कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी क्या है? बैक्टीरिया भी सिंगल सेल है, वो सिंगल सेल से बना है। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है? ये सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर हम लोग किसे कहते हैं? एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वह जीव जो सिर्फ एक सेल से बना हो उसको क्या बोलते हैं? कोशिकीय जीव बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। जैसे हम बताते चलें कि हमारे बॉडी में हम तो मल्टी सेलुलर हैं, हम मल्टी सेलुलर भी बताने वाले हैं। तो
मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से है तो उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उनके शरीर के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो उनके शरीर के अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल से होता है और सारा प्रोसेस होता है। जैसे में रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रिएशन हो गया, जो भी प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सिर्फ एक ही सेल से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में है कि वह ऑर्गेनिज्म, वह जीव जो एक से अधिक सेलों से बनता है। हम यहाँ पे कह सकते हैं वह ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेलों से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव, मतलब कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेल है, सेल्स हैं, तो क्या हो, मल्टी सेलुलर। एक सेल रहेगा तो यूनिसेलुलर और बहुत सारे सेल रहेगा तो मल्टी सेलुलर। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का आप लोग एग्जाम्पल देखें बैक्टीरिया, अमीबा, लेकिन मल्टी सेलुलर का प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, फंगी हो गया, ह्यूमन। ठीक है, प्लांट भी है, मल्टी सेलुलर है, ह्यूमन भी मल्टी सेलुलर है, फंगी, एल्गी, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर कहने का मतलब है कि हम श्वास भी लेते हैं तो वहां का सेल अलग है, हम आंख से देख भी रहे हैं तो वहां का सेल अलग है। मैं आंख भी पढ़ाने वाला हूं, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, मैं आंख का भी अच्छे से वीडियो में डालूंगा, अभी आपको वीडियो मिलेगा कि आंख में कौन कौन सा सेल होता है, क्या कैसे मेरा आंख फंक्शन करता हुआ हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए मल्टी सेलुलर प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, फंगी हो गया, ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारी क्रियाएं होते हैं और बहुत प्रकार के सेल होते हैं। अलग अलग क्रियाओं करने के लिए अलग अलग सेल बने होते हैं हमारे बॉडी में, लेकिन यूनिसेलुलर में जितने भी प्रोसेस होगा सिर्फ एक सेल से होगा। आगे चलिए हम लोग देखते हैं एक और सेल थ्योरी में एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। उनका सिद्धांत क्या था हम देखते हैं पहले, और सिद्धांत कब दिया गया था। तो उनका सिद्धांत दिया गया था 1855 में। 1855 में, याद रखिएगा, इसको भी स्टार लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1855 में क्या बोला गया था, ठीक है, इस लैटिन वर्ड में बोला गया था, लैटिन वर्ड ओमनिज सेलुला ये सेलुला, ओमनिज सेलुला ये सेलुला किसके द्वारा बोला गया था, तो रुडोल्फ विर्चो के द्वारा बोला गया था। अब देखिएगा ओमनी का मतलब क्या होता है, ओमनी का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग, सेलुला का मतलब होता है सेल, ई का मतलब टू, अगेन सेलुला का मतलब सेल। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि जितने भी हमारे बॉडी में नए सेल बनते हैं वो पुराने सेलों से बनते हैं। हमारे बॉडी में तो लाखों सेल रोज बन रहे हैं और रोज लाखों सेल मर भी रहे हैं। तो जो लाखों सेल मर रहा है वहां पे तो लाखों सेल बनना जरूरी है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा हाथ यहाँ पे कट गया, तो हाथ कटता तो है लेकिन ठीक भी हो जाता है। क्यों ठीक होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, पुराने सेल मर रहे हैं और नए सेल बन रहे हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। चलिए देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक सेल है, ये सेल है, ये तो हो गया ओल्ड सेल जिसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल, पेरेंट्स सेल, पेरेंट सेल। ठीक है, और हम लोग या तो बोलते हैं इसको ओल्ड सेल, ओल्ड सेल। देखिए इससे बनेगा दो सेल, एक ये बनेगा और एक बनेगा, इसको बोलते हैं न्यू सेल, न्यू सेल, या इसको बोलते हैं डॉटर सेल। ठीक है, डॉटर सेल, याद रखिएगा, न्यू सेल या डॉटर सेल बोलते हैं। तो देखने का यहाँ पे आप देखिएगा कि एक यहाँ पुराना सेल है ना, पुराना सेल, और पुराना सेल जो डिवीजन कर रहा है यहाँ से दो सेल बन रहे हैं, ये दो सेल इससे बन रहा है ना, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन, इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन। तो यहाँ पे रुडोल्फ विर्चो का बहुत अच्छा सिद्धांत था कि जितने भी हमारे बॉडी में नए सेल बन रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग मतलब पुराना सेल से बन रहे हैं। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है प्राचीन या पुराना, गाइस याद रखिएगा। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है पुराना। तो हमारे बॉडी में लाखों सेल रोज बन रहे हैं, तो किससे बन रहे हैं, पुराने सेलों से बन रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का आप डिफिनेशन भी सुन लीजिए कि सेल डिवीजन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल। तो कोशिका विभाजन जैविक प्रक्रिया है जिसमें
पेरेंट सेल जो है मात्र कोशिका पुत्री कोशिका में बढ़ता है। यहां पे देख रहे हैं कि एक पुराना सेल है, जब पुराना सेल डिवाइड कर रहा है तो इससे दो सेल बन रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यू सेल या डाउटर सेल। डाउटर सेल, ठीक है, डाउटर सेल बोलते हैं, ठीक है ना, न्यू सेल या डाउटर सेल इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, न्यू सेल या डाउटर सेल। और पुराने को बोलते हैं पेरेंट सेल या ओल्ड सेल, याद रहेगा। तो यहां से सेल डिवीजन का आप लोग डिफिनेशन भी समझ गए। और सेल डिवीजन का डिफिनेशन में एक वर्ड आया है गाइस, जिसको बोलते हैं, आप बोल रहे हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन हम लोग पढ़ना है सेल डिवीजन में, लेकिन जब सेल डिवीजन यहाँ पे बात आई गया है तो एक एक वर्ड का हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक एक वर्ड से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो हर वर्ड का, हर मीनिंग का मतलब भी समझना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसको क्लियर भी करते चलना है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है? तो बायोलॉजिकल प्रोसेस का हिंदी होता है जैविक प्रक्रिया। जैविक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जो बॉडी के अंदर होता है। कहाँ होता है? बॉडी के अंदर होता है। जो बॉडी के अंदर होता है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो सेल डिवीजन हमारे बॉडी के तो अंदर ही होगा ना, बॉडी के बाहर होगा थोड़ी ना सेल डिवीजन। बिल्डिंग में सेल डिवीजन होगा नहीं ना, हमारे बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होगा। तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। यहां पे देख रहे हैं एक सेल हुआ, ये डिवाइड किया बीचे बीच, तो इससे बना दो सेल, और दो सेल को बोलते हैं न्यू सेल या डाउटर सेल, और पुराने वाले सेल को बोलते हैं पेरेंट सेल या ओल्ड सेल। समझ गए? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? एक सही सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एक वायरस है दोस्तों। एक क्या है? वायरस है। हम लोग बैक्टीरिया देखें, फंगी देखें, एल्गी देखें, प्लांट्स देखें, ह्यूमन का बात किए, हम लोग सारा तो बात कर दिए कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर हैं और कुछ मल्टी सेलुलर हैं। लेकिन ये वायरस असुरा का है, वायरस पे आते बात करते हैं। ये बड़ी टेढ़ है वायरस। ये कहता है कि हमरा पे सेल थ्योरी अप्लाई न होगा। चलिए क्यों ना अप्लाई होगा तो नहीं बात करते हैं इसके बारे में। देखिए जो वायरस है ये एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी है, मतलब कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। क्या है? अपवाद है। इस पे कोशिका जो सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत में हम लोग क्या सीखें? हम लोग कोशिका सिद्धांत में यही नहीं सीखें जी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सेल से बने हैं, या तो सेल के प्रोडक्ट से बने हैं, और एक कोशिका का समूह हो जाएगा तो उसको हम लोग ऊतक बोल देंगे। लेकिन सिमिलर सेल्स का ग्रुप होना चाहिए, ठीक ना। हम लोग ये तो सब देख लिए, लेकिन ये है वायरस, ये कहता है कि ना हम नॉन लिविंग में हैं और ना लिविंग में हैं। तो ससुरा है कौन सी में? तो याद रखिएगा जो वायरस है ना ये एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी है, इस पे कोशिका सिद्धांत ना पालन होता है। वायरस देखिए, वायरस समझने का तरीका है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, या तो ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है जिस पे कोशिका सिद्धांत पालन नहीं किया जाता है, नॉट अप्लाइड, पालन नहीं होता है। तो वायरस पे कोशिका सिद्धांत पालन नहीं होता है, कोशिका सिद्धांत फॉलो नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि देखिए कोशिका सिद्धांत है क्या चीज। अगर मान लीजिए नॉन लिविंग में है तो नॉन लिविंग के जैसा व्यवहार करेगा, और लिविंग में आ जाएगा तो लिविंग के जैसा व्यवहार करता है। अगर लिविंग में आ गया तो अपना फोटो कॉपी करना शुरू कर देगा, अपना फोटो कॉपी करने लगेगा। लिविंग में आएगा तब, और नॉन लिविंग में है तो नॉन लिविंग में पड़ल है। याद रखिएगा एक चीज यहां से कि करता क्या है, ये लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है, जोड़ने का काम करता है। ये लिविंग में है तो लिविंग के जैसा व्यवहार कर रहा है, और नॉन लिविंग में है तो नॉन लिविंग के जैसा व्यवहार कर रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं वायरस को एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, यह कोशिका सिद्धांत के अपवाद है, ठीक है ना। यहां से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत यहाँ पे आता है, ठीक है। ये पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? तो वायरस है। कोशिका सिद्धांत किस पे फॉलो नहीं होता है? तो वायरस पे। चलिए आगे हैं
कुछ हम लोग की पॉइंट्स देखते हैं, मुख्य बिंदु कुछ देख लेते हैं। मुख्य बिंदु में देखना क्या है, मुख्य बिंदु हम लोग ये चीज देखेंगे कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द यूनिवर्स कि सबसे छोटी कोशिका ब्रह्मांड का क्या है। तो सबसे छोटी कोशिका जो ब्रह्मांड का है वो बैक्टीरिया है। लेकिन बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया है, हम लोग सीधी से पहले पढ़े थे कि माइकोप्लाज्मा है, लेकिन माइकोप्लाज्मा भी क्या है, बैक्टीरिया है। तो सबसे छोटी कोशिका क्या है, बैक्टीरिया है। लेकिन कौन सा बैक्टीरिया है, तो माइकोप्लाज्मा। कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। इसका देख रहे हैं साइज 1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है इसका साइज। चलिए आगे बात करते हैं। जो माइकोप्लाज्मा है ये जोकर के भांति कार्य करता है जी, ये जोकर का होता है। देखिए स्किन पे जोकर लगा हुआ है, ठीक है, कभी लाल मुंह करके आएगा। जैसे नहीं होता है कि आप गांव घर में जो प्रोग्राम होता है बीच बीच में जोकर आता है, क्यों, कि पब्लिक को हंसाने के लिए, ठीक है ना। तो माइकोप्लाज्मा भी वैसा ही करता है कि अगर माइकोप्लाज्मा को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो कभी कुछ आकार बनेगा, कभी कुछ आकार बनेगा इसका, ठीक है ना। तो आकार इसका चेंज होते रहता है, इसलिए इसको हम लोग माइकोप्लाज्मा को जोकर भी बोलते हैं। ये चीज भी याद रखने वाली बात है कि माइकोप्लाज्मा को हम लोग जोकर भी बोलते हैं। जोकर क्यों बोलते हैं, जो हरकत जोकर करता है वही हरकत आपका माइकोप्लाज्मा भी करता है, ठीक है ना। तो देखिए माइकोप्लाज्मा जो है, हम लोग माइकोप्लाज्मा को 2 नाम और देते हैं, पीपीएलओ और एमएलओ, ठीक है, पीपीएलओ और एमएलओ। तो पीपीएलओ हम लोग पहले समझेंगे, पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पॉलीप्लोरोलाइक ऑर्गेनिज्म, पॉलीप्लोरोलाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और एमएलओ का होता है मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। डेफिनेशन ही सिर्फ याद रखिएगा कि हम लोग माइकोप्लाज्मा को 2 और बोलते हैं नाम, पीपीएलओ और एमएलओ, पॉलीप्लोरोलाइक ऑर्गेनिज्म और मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। देखिएगा हम लोग ये भी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हम आगे जनाएंगे कि जो एक सेल होता है, सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल वाल। लेकिन याद रखिएगा जो बैक्टीरिया में एक माइकोप्लाज्मा सेल है उसके चारों ओर सेल वाल नहीं होते हैं। ये चीज भी याद रखने वाली बात है कि नो सेल वाल, इसमें सेल वाल नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा में सेल वाल नहीं होता है इसमें, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं लार्जेस्ट सेल ऑफ द यूनिवर्स कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ी कोशिका। आप लोग सीखे होंगे बचपन में ही कि सबसे बड़ी कोशिका का होता है, तो गांव घर के मास्टर बताते हैं कि ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग जिसको बोलते हैं शुतुरमुर्ग के अंडा, शुतुरमुर्ग के अंडा। तो काम आ रहा है ना, इसलिए कहा जाता है कि बचपन का पढ़ाई भूल नहीं जाना रे। तो बचपन का पढ़ाई काम आ रहा ना 55 तक, तो बचपन का पढ़ाई भी याद रखना जरूरी है। चलिए हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रिच एग। तो ऑस्ट्रिच एग जो है ये सबसे बड़ा है, यूनिवर्स का सबसे बड़ा सेल है ऑस्ट्रिच एग। और मैं बता दूं कि आप लोग मुर्गी के अंडा देखे होंगे, ठीक है, मुर्गी के अंडा देखे हैं ना, खाए भी होंगे कितने लोग तो मुर्गी के अंडा। तो मुर्गी के अंडा जो होता है, अगर 9 गो मुर्गी के अंडा लगा दे दोस्तों, 9 गो मुर्गी के अंडा, तो ये बनेगा अकेले एगो। 9 मुर्गी के अंडा के बराबर ही अकेले होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, बेसिक चीज है, जानकारी लेना भी जरूरी है। तो 9 मुर्गी के अंडा एक शुतुरमुर्ग के अंडा के बराबर होता है। इसका साइज देख रहे हैं 130 माइक्रोमीटर से 170 माइक्रोमीटर, देख रहे हैं ना, 130 से 170। इसका वेट याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग के अंडा का वजन याद रखिएगा। कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा 1.5 kg और कहीं कहीं बुक में आपको मिलेगा 1.6 kg, मतलब 1 किलो 600 ग्राम और 1 किलो 500 ग्राम। तो दोनों याद रखिएगा, 1 किलो 600 ग्राम भी याद रखिएगा, अब 1 किलो 500 ग्राम, यानी कि 1.5 kg और 1.6 kg दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका वजन हम लिख दिए हैं कि 1.6 kg यहाँ पे, ठीक है। 1.5 भी कहीं कहीं बुक में मिलेगा, वो भी आपको याद रखना है। तो चलिए आप लोग बहुत चीज समझ चुके होंगे कि जो वायरस है इस सेल थ्योरी का अपवाद है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी वायरस है। ये करता क्या है, कनेक्टिंग लिंक, नॉन लिविंग और लिविंग में क्या करता है, कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, जोड़ने का काम करता है।
कि लिविंग में जाएगा तो लिविंग के जैसा व्यवहार करता है, और नॉन लिविंग में जाएगा तो नॉन लिविंग के जैसा व्यवहार करेगा। आगे भी देखें, स्मॉलेस्ट सेल जो है बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया है? माइकोप्लाज्मा है। हम लोग माइकोप्लाज्मा को जोकर भी बोलते हैं, जोकर जैसा हरकत करता है। और पॉलीपिलिरो, इसको हम लोग माइकोप्लाज्मा को दो नाम बोलते हैं, पीपीएलओ और एमएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है पॉलीपिलिलो लाइक ऑर्गेनिज्म, और एमएलओ को बोलते हैं मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आई होप गाइज आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ और आगे, यूनिवर्स हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो होता है दोस्तों, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होता है न्यूरॉन्स या नर्व सेल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। आगे हम लोग बात करते हैं लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट होता है न्यूरॉन्स, ये लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, ये लार्जेस्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या होता है? फीमेल गैमेट या ओवा या ओवम। ठीक है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो होता है फीमेल गैमेट, ओवा या ओवम। इसको हिंदी में हम लोग डिम्ब भी बोलते हैं, याद रखिएगा, डिम्ब। ठीक है, डिम्ब भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका, तो मेल गैमेट या स्पर्म सेल, मेल गैमेट या स्पर्म सेल। अब हम लोग ब्लड का बात करते हैं, तो ब्लड में जो होता है लार्जेस्ट सेल ऑफ द ब्लड, लार्जेस्ट सेल ऑफ द ब्लड, तो कौन होता है? WBC, WBC जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। आगे बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ब्लड, RBC, रेड ब्लड सेल। ठीक है, याद रखिएगा कि जो व्हाइट ब्लड सेल है वो क्या होता है? लार्जेस्ट होता है, और स्मॉलेस्ट होता है RBC। लेकिन हमारे जो ब्लड में जो होता है रुधिराणु में, इसकी संख्या ही कितना होता है? 95% से ज़्यादा होता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी में रुधिराणु है, सबसे रुधिराणु में जो होता है इसका संख्या कितना होता है? 95%। ये 50 लाख होता है, ये होता है आपका 10,000 के लगभग, अप्रोक्स 10,000। तो आखिर हम लोग इसको स्मॉलेस्ट क्यों करें, इसको लार्जेस्ट क्यों करें? तो याद रखिएगा, हम लोग को आगे पढ़ना है कि RBC में जो होता है न्यूक्लियस नहीं होता है, और न इसमें DNA होता है। हम आगे बताने वाले हैं कि RBC को छोटा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है और इसमें DNA नहीं है। ठीक है, ये हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो आई होप गाइस यहीं पे हम करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके वीडियो को